जब किसी का बिजनेस ग्रो नहीं होता तो नंबर वन फैक्टर क्या होता है उसके पीछे? सर उसमें एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि हमने एक सेटअप बना लिया कि आज हमारे एडवर्टीजमेंट आएगा, आज हम ये स्कीम्स देंगे, आज हम ये डिस्काउंट्स देंगे, आज हम कस्टमर की इंट्रोडक्शन करेंगे। जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, मंथली रिव्यू करना चाहिए। बट उसको हम तो सर ऐसे टाइम में मोस्ट कॉमनली इशू क्या आता है? लोगों का प्रोडक्ट खराब होता है, उनकी मार्केटिंग खराब होती है, या ओवरऑल माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है? प्रोडक्ट खराब नहीं होता। हर कंपनी प्रोडक्ट अपने हिसाब से अच्छा ही लाती है, कंपटीटर्स को देख के ही लाती है। उसमें जो मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है उसको मॉनिटर करने की जरूरत होती है। तो इसको कितने रिटेलर्स ने एनरोल किया है, कितने कंज्यूमर्स ने बेनिफिट लिया है, कितने, अगर मैंने कोई विंडो डिस्प्ले की स्कीम दी है तो इस स्कीम के अंडर मेरे पास कितने रिटेलर्स आए हैं। क्या ये सब मार्केटिंग की वजह से भी कुछ इसमें इश्यूज आते हैं? सर देखिए, मार्केटिंग जो है प्रवीण सर, एक और बिजनेस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। कैसे हैं सर आप? अच्छा लग रहा है सर, प्लीज़। आजकल सर एक और आपके लिए टास्क लेके आया हूँ हमारी ऑडियंस को समझाने। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे पॉडकास्ट नहीं है, एक तरह से ये वर्कशॉप्स चल रही है हमारी, एक मास्टर क्लास चल रही है कि कैसे लोग अपना बिजनेस को बेटर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ लोगों का आजकल चैलेंज आ रहा है कि हम बिजी भी हैं, हमारी टीम्स भी अच्छे से काम कर रही हैं, बट बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। तो आज के इस कंप्लीट पॉडकास्ट में हम इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं सर, जब किसी का बिजनेस ग्रो नहीं होता तो नंबर वन फैक्टर क्या होता है उसके पीछे? सर उसमें एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, आपके सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। जब उनकी आउटकम्स होती हैं हम उनको रिव्यू नहीं करते। ओके। हम चल रहे भी, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमें रिव्यूज़ करने चाहिए कि कहाँ आपने एफ़र्ट्स किए हैं, कितने एफ़र्ट्स किए हैं और कहाँ वो एफ़र्ट्स फ्रूटफुल हो रहे हैं, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम्म। उसको हम इग्नोर कर जाते हैं। ओके। क्योंकि हमने एक सेटअप बना लिया कि आज हमारे एडवर्टीजमेंट आएगा, आज हम ये स्कीम्स देंगे, आज हम ये डिस्काउंट्स देंगे, आज हम ये कस्टमर की इंट्रोडक्शन करेंगे। बट उसको हम टाइमली रिव्यू नहीं करते। हम्म। जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, बाई वीकली, मंथली रिव्यू करना चाहिए। ओके। आपको पता चले कि कहाँ शॉर्टफॉल है, कहाँ आप के एफर्ट्स, मैं रादर वेस्ट नहीं कहूँगा, कि फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे। तो उन सब की ज़रूरत रहती है। इसके लिए जो फील्ड फोर्स है वो तो काम कर रही है मार्केट में। जी जी। बट जो उसके ऑब्जर्वर्स हैं, जो उनके सीनियर मैनेजर्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स को उनको प्रॉपरली देखना चाहिए कि कितने आउटलेट्स ये विजिट कर रहे हैं, इफेक्टिविटी क्या है, कौन सा प्रोडक्ट मूव कर रहा है मार्केट में, और क्या हमें और कंपटीटर्स की क्या स्कीम मिल रही है मार्केट में, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, कि हम अपनी जो एक्टिविटीज़ को, अपने एफर्ट्स को और फ्रूटफुल कर सकें। ओके। तो सबसे बड़ी ज़रूरत यही हो जाती है कि जो भी फील्ड फोर्स की डेली और सेल्स रिपोर्ट्स आती हैं उसको चेक करना चाहिए, थॉरोली चेक करना चाहिए। फिर दूसरा ये देखना चाहिए कि एक रिटेलर रेगुलरली स्टॉक्स ले रहा है आपसे या नहीं ले रहा। हो सकता है जो 40 रिटेलर विजिट कर रहा है, 15 या 20 रिटेलर्स वही रेगुलरली स्टॉक्स ले रहे हैं, आपसे परचेज कर रहे हैं। जो रिमेनिंग डीलर्स हैं वो परचेज ही नहीं कर रहे, या सिर्फ नाम भर रहा है रिपोर्ट में। ओके। आपको नहीं पता सर। आप मार्केट में जाइए, आप पहले सेल्समैन से बात करिए, जो फील्ड सुपरवाइजर, उनसे बात करिए। उसके बाद मार्केट में जाइए, खुद विजिट। क्या हमारे सेल्स फोर्स आपके पास आती है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास रेगुलरली आते हैं, आपको प्रोडक्ट बताते हैं या नहीं बताते? तो आपको फैक्ट्स जो वहाँ से मिलेंगे। फिर आप उनको एज ए पुलिसमैन यूज़ मत करिए, ऐसे उनके कोवर्कर, ऐसे उनसे कोलीग्स, उनसे डिस्कस करिए इस मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा। हम्म। आपने ठीक है टारगेट पूरा कर लिया, जी। एक मार्केट, बी मार्केट, सी मार्केट से टारगेट पूरा कर लिया, बट मेरे को ए मार्केट से रिस्पॉन्स मिल रहा है, बी और डी से रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा? आप मुझे बताइए। स्पेसिफिकली उनसे बात करिए, रिटेलर के वाइज बात करिए। फिर देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटर के तो उसके रिलेशंस अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं। ये सब चीज़ें देख के फिर आपको एक कंक्लूड आप कर पाएंगे कि आपकी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो सर ऐसे टाइम में मोस्ट कॉमनली इशू क्या आता है? लोगों का प्रोडक्ट खराब होता है, उनकी मार्केटिंग खराब होती है, या ओवरऑल माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है? प्रोडक्ट खराब नहीं होता। हर कंपनी प्रोडक्ट अपने हिसाब से अच्छा ही लाती है, जी। कंपटीटर्स को देख के ही लाती है। उसमें जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से, मैंने स्कीम्स दी है तो इसको कितने रिटेलर्स ने एनरोल किया है,
कितने कंज्यूमर्स ने बेनिफिट लिया है, कितने, अगर मैंने कोई विंडो डिस्प्ले की स्कीम दी है तो इस स्कीम के अंडर मेरे पास कितने रिटेलर्स आए हैं, और ये रिटेलर्स जो पहले आ रहे थे उन्होंने अब इस पर ऑप्ट नहीं किया, और कुछ नए रिटेलर हैं तो अच्छी बात है, मुझे वेलकम करना चाहिए। बट मैं ये भी सोचूं ना कि पुराने रिटेलर्स मेरे साथ क्यों नहीं आ पा रहे, उनके साथ क्या एप्रीनिएशन रहा है कि इस वजह से हमारे साथ नहीं आए वो। ओके। एंड क्या ये सब मार्केटिंग की वजह से भी कुछ इसमें इश्यूज आते हैं? सर देखिए, मार्केटिंग जो है बेसिक कंपनी की जो एकदम बोलेंगे कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मार्केटिंग टीम ही होती है, वहीं से डाटा मिलता है सारा, वहीं से आप एनालाइज कर सकते हैं। आप रिसर्च एजेंसीज को भी आप इंगेज कर सकते हैं, बट को आपको जो फैक्ट रिपोर्ट है वो मार्केटिंग से ही मिलती है। आपको उसी को मॉनिटर करने की जरूरत कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ मेरी क्या चल रही है, सेल्स एक्टिविटीज़ मेरी कैसी चल रही है। अब एक रिटेलर के पास एक हमारा आदमी जा रहा है, क्या प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को, क्या उसने पीओपी मटेरियल को रिप्लेनिश किया, क्या उसने उससे टाइम लगाया, कितना लगाया। उसने अगर किसी सपोज किसी दुकानदार ने सिर्फ 3 पीस मांगे, क्या उसने कोई कोशिश की उसको 6 या 12 पीस पे लाने की? ओके। तो ये आपको रिटेलर से तो नहीं करेंगे, आप अपने उससे बात करिए जो सेल्स फील्ड है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ क्यों नहीं बढ़े। उसके बाद फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए कि डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए कि मार्केट क्या चल रही है, आप उसको स्टडी करिए, उसके व्यूज़ क्या हैं। तीसरी पॉइंट, आप रिटेल मार्केट में जाइए, जो रिटेलर्स आपको मिल रहे हैं, आपसे चल रहे हैं, उनको थैंक यू करिए, वेलकम करिए। जो नहीं चल रहे उनके पास टाइम लगाइए कि सर ऐसी क्या बात है कि आप हमारे साथ एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। तो वो आपको बेसिक्स जो है उनकी जो डेली सेल्स और वीकली मीटिंग्स है, डाटा उन्हीं से गैदर करना पड़ेगा, उनकी सेल्स रिपोर्ट से गैदर करना पड़ेगा। तो यहाँ आपकी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं कि जो आपको ये हेल्प करेंगी सेल्स बढ़ाने में। ओके। कई बार ना हम मोस्ट कॉमनली बिजनेस ओनर से सुनते हैं कि सेल्स नहीं आ रही, तो इसके पीछे मेन चैलेंज क्या होता है? क्या लीड जनरेशन चैलेंज है या फिर उसका कन्वर्जन चैलेंज है? सर लीड जनरेशन तो चैलेंज होता ही है। देखिए सर, लीड जनरेशन तो ये है कि आप मार्केट में आए हैं, आपकी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक अम्ब्रेला लेवल पे उसको प्रमोट कर रही है, ऐड भी कर रही है, पीओपी प्रमोशन भी दे रही है, रिटेलर्स के पास भी आप जा रहे हैं, कुछ आपको रिटेलर्स मिल भी रहे हैं। पर उसमें जो लीड्स को कन्वर्ट करना, अगर सपोज किसी रिटेलर ने स्टॉक्स मांग लिया, उसके पास नहीं मिला, आपकी लीड तो खराब होगी सर। हम्म। उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक्स होना चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको प्रॉपर्ली सर्व किया लीड को कन्वर्ट करने में? अगर उसने सर्व कर दिया, क्या फर्दर जो आखिरी में जो सेल्समैन पहले उनसे लीड लेके आए थे, ऑर्डर्स लेके आए थे, उन्होंने उसको विजिट किया, उसको कंफर्म किया कि सर आपको स्टॉक्स मिला, टाइमली स्टॉक्स मिला, प्रॉपर्ली स्टॉक्स मिला। फिर उसको ये पूछना पड़ेगा कि वहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्प्ले किया कि नहीं, तो उसकी परमिशन लेके सर मैं थोड़ी सी आपकी परमिशन चाहता हूँ उसको डिस्प्ले करने के लिए। वो अगर आप इतनी उससे परमिशन मांग के उसकी शॉप में एंटर करने की कोशिश करें तो सर्टेनली वो हेल्प करेगा, और आपकी शॉप में एंटर करिए, उसको प्रॉपर्ली डिस्प्ले करिए प्रोडक्ट को। ओके। तो सर आपके एक्सपीरियंस में क्या आपको ऐसा लगता है कि जब कोई बिजनेस ग्रो नहीं होता तो उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा हिडन फैक्टर होता है जिसको हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर कर देता है? सर एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तब जाके एक सेल्स का वर्ड आता है। क्या हमारे जो सेल्स फोर्स है रेगुलरली मार्केट विजिट कर रही है, उसकी आइटिनरी क्या डिफाइंड है? ओके। क्या रिटेलर्स को मालूम है कि आज ये लोग इस दिन आएंगे? क्या डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम है कि आज हमें इसी मार्केट में जाना है? क्या उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है कंपनी के जो सेल्स फोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स में कि हाँ ये इतना जाना है, यहाँ इतना इतना स्टॉक्स हमें चाहिए, वो प्रॉपर मेंटेन करके रखे? और यही सेल्समैन का भी फर्ज बनता है, जो सेल्स फोर्स है जिसकी वो फील्ड है, कि उसको बता के रखे कि ये हमारे स्टोर्स हैं, यहाँ इस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड आती है और इतना स्टॉक्स आपको एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए, ये वैराइटीज़ लेके चलनी चाहिए। नहीं तो वो कहता है यार वो तो 3 पीस लेगा, 6 पीस लेगा, अब 2 पेटी रख लो काम चल जाएगा। नहीं, आपके पास कम से कम 5 या 6 पीस होने चाहिए। कस्टमर का कुछ नहीं पता सर, आप कस्टमर को स्कीम्स दे रहे हैं, उसको अच्छी लग गई स्कीम्स, उसको जज करके स्कीम्स, और हो सकता है कंपटीटर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहा, उनके साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, वो कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। वो आपको ये करेगा, हाँ मैं सब आपसे माल ले रहा हूँ, मैं आपसे माल लेना चाहता हूँ, मैं ले रहा हूँ। और सपोज अगर एक और बात है, अगर आपको सेल्स नहीं आ रही 1 मिनट किसी मार्केट से पर्टिकुलरली जी। विजिट करने पे भी, आप देखिए उस दिन जो और कंपनीज की जो विजिट्स हो रही हैं, रेडी स्टॉक्स विजिट हो रही हैं, क्या वो तो आपके फाइनेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही? आज अगर मैं गया मार्केट में, वो कहेगा जी आज हिंदुस्तान लीवर की गाड़ी आनी है, मुझे 50,000 उसके लिए रखने ही रखने हैं, मुझे इतना सामान लेना है। दूसरे के पास गया, वो कहेगा नेस्ले की गाड़ी आनी है, मुझे इतना पैसे रखना ही रखना है।
तीसरे के पास कहेगा, वो कहेगा जी आज अमूल का आना है, मुझे इतना स्टॉक चाहिए, ये मैंने पैसे उसके लिए रखे हुए हैं, आप नेक्स्ट टाइम आना। अब नेक्स्ट टाइम फिर उसी दिन जाएंगे, फिर आपके साथ ये रहेगी। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या आइटनरी चेंज करूँ, प्रॉपर्ली बनाऊं, कि जिस दिन आपको ये हिंड्रेंसेस नहीं आए उस दिन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले मार्केट से। तो सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में आपको रखनी पड़ती हैं ध्यान, एक चीज़ नहीं होती सर ध्यान रखने के लिए। ओके। दूसरी बात, आप मार्केट में मैक्सिमम आप 11 बजे तक मार्केट में पहुंच जाइए। ठीक है। आप कहेंगे 9:30-10 बजे आप अपने को रेडी करिए, मैक्सिमम बाई 11 o'clock मार्केट में पहुंच जाइए। ओके। आप जाएंगे, कस्टमर के पास भी टाइम, वो भी कुछ सेल्स भी कर चुका होगा। जैसे जैसे आप जाएंगे आप उसको विजिट करिए, स्टार्ट करिए, उसको भी अच्छा लगेगा। आप उसके पास पहले जाएंगे, टाइम से जाएंगे, उसके पास भी कल की सेविंग होगी, कल की सेल्स इकट्ठी हुई होगी, वो आपको सपोर्ट कर पाएगा। ये चीज़ें हैं सर। ओके। तो सर अब आपको तो 20-25 साल ऑलरेडी हो गए सारे बिजनेसेस को एनालाइज करते हुए। मोस्ट कॉमन ऐसी मिस्टेक आपको क्या दिखी है जो बार बार रिपीट होती है हर बिजनेसेस में? सर इसमें मेरी जो समझ में आता है कि एक आदमी सोचता है कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा, आप ये भी कर लो। आज के वक्त में उसको जो अपनी आप वर्क कहिए या उसको क्या कहेंगे, आपकी पावर्स को कहिए, डेलीगेट करना चाहिए। आप डेलीगेट करने का पावर्स नहीं आप दे रहे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, दूसरे लोगों को काम करने दीजिए। और अपने एक्सपीरियंस से तो उनको मॉनिटर करिए कि कहाँ ये गलत कर रहे हैं और कहाँ ये सही कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको एनकरेज करिए, अगर वो कहीं गलत कर जाते हैं तो उसको डिस्करेज मत करिए, उसको समझाइए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, उसके माइंड में क्या था कि उसने ये एक्शन लिया और क्या एक्शन एक्चुअली होना चाहिए था, कि वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझ सके। ये नहीं आए कि सर मेरे मैनेजर ने से बोला, सीनियर, कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, कि पीछे उसको बैकअप मालूम होना चाहिए कि क्या रीज़न है। तो आज का वक्त वो नहीं रह गया कि एक आदमी सारे काम कर सकता है। आप जितने वर्किंग हैंड्स बढ़ाएंगे, अब वर्किंग हैंड्स, कंपनी के वर्किंग हैंड्स की अगर आप बात करते हैं तो पहले तो उसकी फील्ड फोर्स आ जाती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ आता है, इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बाद फिर आपके मॉडर्न ट्रेड आता है, इसके बाद होरेका ट्रेड आता है, इसके बाद आपके फिर रिटेलर्स आते हैं, इसके बाद ये सब लोग आते हैं जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंच पाते हैं। ओके। तो उसके लिए आप सबको, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, पावर समझिए, आपको डेलीगेट करनी चाहिए और उसको प्रॉपर्ली आप मॉनिटर कीजिए, तो आप कर पाएंगे। ओके। तो सर क्या बिजनेस का बिजी होना और बिजनेस ग्रो करना एक ही चीज़ है या अलग अलग है? सर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ओके। बिजी तो आप किसी भी काम में हो सकते हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ में हो सकते हैं, पर किस काम में कितना एक्टिविटी में बिजी होना है वो उसकी नीड ऑफ आवर पे डिपेंड करता है। अगर आप बिजी रहेंगे, एक चीज़ आप प्रोडक्शन बना में ही बिजी रहेंगे, तो आपको आउटकम नहीं मिलेगा कि आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लैब टेस्टिंग करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके। अब मैं सेल्स पे आता हूँ, अगर आप सेल्स में सिर्फ विजिट ही कर रहे हैं, बिजी हैं, करते ही जा रहे हैं, आप उसको रिव्यू नहीं कर रहे, आप उसको देख नहीं रहे, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दोनों चीज़ें, बिजी होना अलग चीज़ है और सेल्स को ग्रो करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं। देखिए सर, पैरामीटर्स कोई फिक्स नहीं होते मार्केटिंग में, कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, शॉप टू शॉप, मार्केट टू मार्केट। आप सोच के जाते हैं आज मार्केट में यहाँ जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हो सकता है वो सिचुएशन ही अलग हो जाए, कंपटीटर्स पहले ही कोई ऑफर दे गया हो रिटेलर्स को, तो आपको अपने ऑफर्स चेंज करने पड़ेंगे। जब ऑफर्स चेंज करेंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो आपको फिर टाइम लेना पड़ेगा बिल्कुल। अब उसको चेंज करने के लिए। और जब भी आप कोई प्लान्स बनाते हैं तो आपके पास हमेशा फर्स्ट सेकंड फोर्थ प्लान्स हमेशा होने चाहिए, एक ही प्लान लेकर नहीं चलेंगे। इसमें एक सीनियर से मेरे, जिनके साथ मैंने काम किया, तो वो कहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट का मतलब ये है कि यू मस्ट हैव plenty of programs with you, कि you should not stuck up in the market at that particular of time। तो कहीं आपने ऐसा भी देखा है कि बिजनेसेस अननोइंगली गलत ही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जाता है सर, कंपनी कहती है कि मैं टीनेजर्स को टारगेट करूं या ओल्ड एज को टारगेट करूं, बट हमारी फैमिलीज़ में अभी भी जो है हाउस वाइफ, हमारी जो मदर्स हैं और जो लेडीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं। वो घर की सिक्योरिटी को भी देखती हैं, सेफ्टी को भी देखती हैं और इकोनॉमिकल भी देखती हैं। उनके व्यूज़ हमारे लिए ज़्यादा एक रिकमेंडेड होते हैं कि ये प्रोडक्ट लेना है, ये प्रोडक्ट नहीं लेना। ओके। अगर बच्चे कुछ दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसको मना नहीं करते, बट उनको गाइड करती हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी मार्केट करते हैं, तो उसमें फैमिली
ज़रूर आज ठीक है, आज फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, पर फैमिली को सामने रख के ही होना चाहिए। अब ओके। बच्चों के आप चॉकलेट बनाते हैं, बच्चे तो चॉकलेट खाएँगे, पर मदर को पता है कि कितनी चॉकलेट खानी और कितनी नहीं खानी। बिल्कुल। उसको रोकेगी, समझाएगी, करेगी। अगर चॉकलेट की जगह उसको लगता है कि कुछ स्वीट ही लेना है, तो और ऑप्शंस उसको देगी जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, हेल्दी होगा। राइट, मुझे याद है अगर मम्मी भेजती हैं लेने कि ये वाला सर्फ लेके आना, तो ब्रांड के नेम के साथ भेजती हैं कि ये वाला लेके आना, इतने लीटर लेके आना है, इतने लीटर उसके लेके अलावा दूसरा कोई नहीं नहीं लाना। लाना। ओके। क्योंकि वो अब कहते हैं कि लेडी काम नहीं कर रही, लेडी पर जो लेडी कर रही है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, आप सबसे ज़्यादा। आप तो एक ऑफिस में काम करके आते हो, वो घर को भी देख रही है, आपको भी देख रही है, सोशल स्टेटस को भी देख रही है, और जो वो प्रैक्टिकल कर रही है उसके रिजल्ट्स को भी देख रही है। ओके। तो आपको उनकी गाइडेंस को हमेशा वेलकम करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो सर, इस चीज़ में अब एक और मेजर फैक्टर आ जाता है जो है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग किसी बिजनेस की ग्रोथ को कितना इम्पैक्ट करती है? प्राइसिंग बहुत इम्पैक्ट करती है सर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। आजकल प्राइसिंग क्या है कि मेरे हिसाब से प्राइसिंग मॉडरेट होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए। हम्म। मैं पहले पोस्टकार्ड में भी कह चुका था कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रखते हैं तो कुछ मैक्सिमम कस्टमर्स आपकी रीच से सीधा बाहर हो जाएंगे, और बहुत कम प्राइस रखते हैं तो सामने वाला आपको प्रोडक्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो कहता है कि सस्ता प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है मालूम नहीं, क्वालिटी कैसी होगी। बस उसका एक अल्टरनेट है, उसका अल्टरनेट बेस्ट क्या है कि आप बड़े पैक्स की जगह आप शैशे लाइए, छोटे पैक्स लाइए। ओके। कस्टमर सामने वाला उसको ट्राई करेगा, क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं, जी। और न्यूक्लियर फैमिलीज में भी सबकी चॉइस आज की डेट में अलग अलग है। अगर आप शैम्पू की बात करते हैं, घर में ही कोई डव का शैम्पू यूज़ करना चाहता है, कोई पेंटिन का शैम्पू यूज़ करना चाहता है, आप उन पैकेट्स को इस लेवल पे लाइए, शैशे लेवल पे लाइए कि सामने वाला उसको यूज़ करके देख सके। फिर जो उनके रिजल्ट्स आते हैं आपस में शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम वो बड़े पैक के लिए इंक्रीज कर सकें। अब प्राइसिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी एक और टर्म आता है डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट्स देना क्या किसी बिजनेस को शॉर्ट टर्म में बेनिफिट करता है या फिर लॉन्ग टर्म में उसको डैमेज करता है? नहीं, डिस्काउंट देना मना नहीं है, आप बट डिस्काउंट शॉर्ट टर्म के लिए ही होने चाहिए। ओके। आप उसको एक डिस्काउंट्स क्यों दिए जाते हैं कि सामने वाले को जो परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए दिए जाते हैं। उसको लगता है कि ये 50 रुपये का यार मैं नहीं ले पा रहा, तो कंपनी कहती है कि अगर आप लेते हो इंट्रोडक्टरी ऑफर है, 10 रुपये हम आपको छूट दे रहे हैं। उसको उसमें 40 रुपीज़ का पड़ा, 40 रुपीज़ में वो ट्राई कर लेता है। अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है तो 50 में भी नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। ओके। और उसको लगता है कि स्कीम मेरे को प्रोडक्ट अच्छा मिल गया है, 40 रुपये में मिल रहा है, दूसरे प्रोडक्ट इतने में मिल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 2 या 3 प्रोडक्ट्स भी खरीद ले आपके लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि कंपनी ने तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए स्कीम दी, इंट्रोडक्टरी स्कीम दी है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। हो सकता है एक पैकेट उसको अच्छा लग गया, वो 2-3 पैकेट्स खरीद लेगा। ओके। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं होनी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यही है, आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आप कस्टमर को गाइड करें, आप चाहे ऐड करें, आप स्टॉल्स लगाएं, कुछ भी करें, आपका प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, प्राइसिंग जेन्युइन होनी चाहिए। ओके। तो यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो एक टर्म का आप लॉस झेल सकते हो, वो एक लाइफ टाइम का कस्टमर बनाने के लिए। जी, झेल सकते हैं सर। वो लॉस नहीं होता सर मेरे लिए, वो इन्वेस्टमेंट आ रहा था। बिल्कुल। मैं लॉस नहीं लूँगा उसको, मैं एज ए इन्वेस्टमेंट लूँगा, क्योंकि मैं पैसा भी तो खर्च करूँगा सर बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट पे। जी। मैं पैसा और जगह खर्च करूँगा, अगर मैं डायरेक्ट 10 रुपये का बेनिफिट कंज्यूमर को दे रहा हूँ, हम्म। जो अल्टीमेट मेरा एम है, तो मैं उसको क्यों नहीं दूँ सर। तो सर, क्योंकि हम बिजनेस ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एक बैकबोन है बिजनेस का सेल्स टीम। तो सेल्स टीम अगर किसी की वीक हो तो उसका बिजनेस कितना स्लो हो सकता है? सर मैं इसको दूसरे तरीके से लूँगा। आप सेल्स टीम को वीक की बात करते हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर सेल्स टीम किसी लेवल पे, किसी एंड पे किसी परफॉर्म नहीं कर पा रही पूरी तरह, हम्म। ये जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको ट्रेन करें, इन हाउस ट्रेन करें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, जिससे कि वो मार्केट में जाके अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। क्योंकि जो किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, करने के लिए सेल्स टीम ही रिप्रेजेंट करती है मार्केट में। हम्म। उसको ही जितनी नॉलेज होगी, आप उसको विजन मिशन की नॉलेज दीजिए कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपकी कंपनी क्या है, आपके पास कितने ISO सर्टिफिकेट्स हैं, कितने हैकब एजेंट्स के हैं, कोशर है, हलाल सर्टिफिकेट्स हैं, क्या क्या है चीज़ें, उनके बेनिफिट्स क्या है, किस किस तरह से सामने वाले को करता है, और क्या आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, कितने आपके यूनिट्स हैं, कितने आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, क्या आप सोच रहे हैं आगे, और जो आपके साथ चेयरमैन या MD हैं और जो ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस लेवल पे हैं। तो अगर आप सामने वाले को, सेल्स टीम को शेयर करोगे, हर तरफ से एक इक्विप करोगे,
तो सडनली वो मार्केट में जाके एक स्ट्रांग टीम की तरह से काम करेगा, एक कमज़ोर टीम नहीं रह जाएगी। ओके। वो सबसे बड़ी ये जो जिम्मेदारी है, ये सेल्स मैनेजर्स की जिम्मेदारी है, उसको ट्रेन करें, असाइन करें, इक्विप करें। इक्विपिंग का मतलब है कि उसको पीओपी मटेरियल भी दें प्रॉपरली उसको। अब छोटी छोटी चीज़ें मैं कहना नहीं चाहूँगा जो इस लाइन में है, तो उनको पीओपी मटेरियल दें, उनको पिन्स दें, उनको स्टेपल्स दें, उनको जो भी टेप्स हैं एडवर्टाइजिंग मटेरियल की, हर मटेरियल दे कि वो शॉप के अकॉर्डिंगली उसको वहाँ यूज़ कर सके। आपने सपोज पोस्टर्स दे दिए, अब पोस्टर्स लगाने की वहाँ जगह ही नहीं है दुकान पे, तो क्या करेंगे? अब ब्लैंक आ जाएंगे वापस। आपके पास छोटी टेप्स होनी चाहिए, विंडो टेप्स होनी चाहिए, जिसको आपने सेल्फ एडेसिव टेप्स ली और लगा दी। कुछ हैंगिंग होना चाहिए, आपके पास बंटिंग्स होनी चाहिए, आपने लगा दी। उसका स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, लगा दी आपने शीट। और बड़ी बात है, अगर आप अच्छा रिटेलर है, आपको लगता है कि एनकरेज करेगा, उसको साइन बोर्ड्स के लिए इंट्रोड्यूस कीजिए। बड़े साइन बोर्ड्स नहीं, छोटे दीजिए, कुछ भी दीजिए, जिससे कि कस्टमर को पता चले कि यहाँ पे ये स्टॉक्स अवेलेबल है। तो जैसे अभी आपने पीछे बात करी थी कि आप एक एग्जांपल दे रहे थे कि आप कंटिन्यूसली क्लाइंट्स को पिच करे जा रहे हैं और मुड़ के देख भी नहीं रहे कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो यहीं पे दोबारा बात करते हैं फॉलोअप्स की कि अगर कोई फॉलोअप नहीं कर रहा तो वो कितना डैमेज करता है बिजनेस को? बिल्कुल डैमेज करता, मार्केट से आउट हो जाएंगे। ओके। अगर आप किसी रिटेलर को आप जा ही नहीं रहे, विजिट अपने छोड़ दिया कि हमारे से स्टॉक्स ले ही नहीं रहा, मैं 2 बार गया था, 3 बार गया था, दूसरा कंपनी आ जाएगी वो ले जाएगी उसको, तीसरी कंपनी आ जाएगी वो ले जाएगी, आप मार्केट में रहते भी आउट हो जाएंगे। मैंने भी आपसे लास्ट पोस्टकार्ड में बोला था, आप इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली दोनों करिए। जो मार्केट में रिटेलर्स हैं उनको प्रॉपरली सर्व करिए, नए रिटेलर्स को भी बनाइए, प्रमोट करिए, और उनको हाथ से जाने मत दीजिए। अपने सीनियर्स के साथ विजिट करिए, उनको डिस्कस करिए भी आप हमारे साथ क्यों एसोसिएट नहीं होना चाह रहे। आपको हमारी कंपनी में प्रॉब्लम है, कंपनी के प्रोडक्ट्स में आपको नहीं इंटरेस्ट आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको कहाँ ऐसी क्या चीज़ लग रही है कि आप हमारा प्रोडक्ट नहीं बेचना चाह रहे। जो फाइनल डिसीजन तो रिटेलर का ही है जी, बेचना ना बेचना, बट पता तो चले कि चाहता क्या है, कि मुझे मार्जिन्स कम मिल रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मेरे को प्रॉपरली सेव करता, मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे इतना मार्जिन चाहिए। अगर वो अपनी बात को रखते तो आप भी रखिए, हम सब आपके साथ रेडी हैं। अगर आप इतना मार्जिन चाहते तो हमें इतनी सेल्स चाहिए। साइमल्टेनियसली अगर वो मार्जिन्स की बात कर रहा है, मुझे 5% 10% मार्जिन चाहिए, आप उसको सेल्स वॉल्यूम दीजिए, आप उसको टारगेट स्कीम दीजिए। हाँ ठीक है साहब, ये स्टैंडर्ड मार्जिन तो हमारा 5% रहेगा। अगर आप इतना अचीव करते हैं, ये एडिशनल हम आपको मार्जिन देते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता वो रिटेलर आपके हाथ से बाहर जाएगा। बिल्कुल। इग्नोर कर रहे हैं इतने टाइम से, वो आपके साथ वापस एक एक्टिव सपोर्ट मिल जाएगी, और आप देखिए कितना बेनिफिट मिलता है आपको। तो सर अभी हमने जो इतने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है, मोस्टली बिजनेस ओनर्स किस पार्ट पे आके सबसे ज़्यादा अटकते हैं? सर आपने पूछा किस जगह पे वो अटक जाते हैं जी। वो किसी भी लेवल पे स्टकअप हो सकते हैं। उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ओके। उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और उनको लीगल नॉलेज नहीं है। इसके लिए उनको जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको टैप करना चाहिए, अपने कुलीग से बात करनी चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ में है, या जो और उनके साथ लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए। एक आदमी हो सकता है कि HR में ज़्यादा अच्छा हो, एक मैनेजमेंट में अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि फाइनेंस में भी वो अच्छा हो। तीसरा जरूरी मार्केटिंग में भी अच्छा हो। तो इसके लिए हमें अलग अलग लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टकअप होने की हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी लेवल पर। मार्केट इंडस्ट्री में आके, इंडस्ट्री में आने से पहले ही आपको ये सब रिसर्च करना पड़ेगा कि HR के मैनेजर्स आपके पास होने चाहिए, फाइनेंस के मैनेजर्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस मैनेजर होने चाहिए, और आपके जो लीगल मैनेजर्स होने चाहिए। कल को कहीं भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, लीगल प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उसको देख सके, उसको समझ सके, आपका बिजनेस नहीं रुक जाए। आपका आता है कि ट्रेडमार्क मेरा है, आपने यूज़ कर लिया, ये स्लोगन मेरा था, आपने यूज़ कर लिया, इस तरह से यूज़ कर लिया, आपने कॉपी कर लिया, आपने ये लिख लिया, आपने वो लिख लिया। तो आपके पास लीगल टीम होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस लीगल टीम होनी चाहिए कि जो उसको हैंडल कर सके। नेक्स्ट सर, जैसे हम बिजनेस स्केल कर रहे हैं, स्केलिंग और स्टेबिलिटी को जो लोग बैलेंस नहीं कर सकते, क्या वो चीज़ भी आपके बिजनेस की ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल करती है सर। ये स्केलिंग और स्टेबलिंग वही वर्ड आ गया, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। स्केलिंग का बिजनेस तो बढ़ाते जा रहे हैं, स्टेबल नहीं कर पा रहे, आप उनको प्रॉपर सर्व नहीं कर रहे, टाइमली सर्व नहीं कर रहे। वो ये चीज़ मांगता है, यार 100 ग्राम का प्रोडक्ट दे दो, आज यार 100 वाला नहीं है, आप 200 ग्राम ले लो ना मेरे से, आप 25 ग्राम के 4 पीस ले लो ना। नहीं, पहली बात, जब आप रिटेलर पे जा रहे हैं आपके पास सारा स्टॉक्स होना चाहिए प्रॉपरली, और जब वो मांगता है आप उसको वो दीजिए। उसके बाद आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, यार ये स्टॉक्स ले लो, ये पैकेजिंग ले लो, आपको बेनिफिट ज़्यादा दे जाएगी, इसमें आपको इतना मार्जिन मिलेगा। रिटेलर चाहता है मार्जिन, कस्टमर चाहता है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कंपनी चाहती है सेल्स।
रिटेलर को मार्जिन मिला, 50 पैसे 1 रुपया ज़्यादा मिल गया, वो बताएगा कि कस्टमर को कि सर आपको इसमें ये वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, ये 100 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है प्रोडक्ट, आप ये लेके जाइए मेरे हिसाब से। आजकल एक चीज़ और देखेंगे, आप ऑनलाइन भी देखेंगे, सब जगह देखेंगे, कंपनी क्या करती है, वो 400 ग्राम में भी प्रोडक्ट ले आती है, कंपनी 500 ग्राम में प्रोडक्ट ले आती है, कंपनी 1 किलो में प्रोडक्ट ले आती है और अलग अलग प्राइसिंग रख देती है। सामने वाला कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मेरे को सस्ता कौन सा पड़ रहा है, इकोनॉमिकल कौन सा पड़ रहा है। उस समय रिटेलर का काम आता है कि वो बताए कि सर आप ये 1 किलो का पैक लेके जाइए, अगर आपके घर में रिक्वायरमेंट है तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है आपको और ये आपको इतना सेविंग हो रही है। ओके। ये है। सर जैसे अभी आपने मेंशन किया था कि अगर आप कहीं विजिट कर रहे हैं, उनके पास पोस्टर्स लगाने की जगह नहीं है, तो आप अलग अलग तरह से उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या ब्रांडिंग और पोजिशनिंग अगर क्लियर नहीं है तो भी मार्केट में ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है? देखिए सर, पर जो प्रोडक्ट ब्रांडिंग है, आप ओवरऑल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, पैकेजिंग की ब्रांडिंग करते हैं, आप उसमें प्रमोट करते हैं, तो ये थोड़ा-सा पोजीशनिंग से फ़र्क है। पोजीशनिंग मतलब कि किसके लिए पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आप दे रहे हैं। आप बच्चों के लिए दे रहे हैं, आप फैमिली के लिए दे रहे हैं, आप लेडीज़ के लिए दे रहे हैं, आप किड्स के लिए, किसके लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम्म। प्रोडक्ट ब्रांडिंग जब आपने करी मार्केट में, आपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट हो गया, पर प्रोडक्ट है किसके लिए, वो आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये टीनेजर्स के लिए है, ये बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, ये कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स है, किसके लिए प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स पोजीशनिंग और प्रोडक्ट्स, इसमें फ़र्क आ जाता है सर ब्रांडिंग पोजीशनिंग में। जब तक आप सामने वालों को बताएंगे नहीं, आप टारगेट नहीं करेंगे, आप खाली ब्रांडिंग करते रहेंगे, तो कौन खरीदेगा। आप प्रमोट कीजिए ना मार्केट में ब्रांड को, ब्रांड प्रमोट कीजिए, करिए, बट उसके साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये किसके लिए है प्रोडक्ट, किसके साथ आप एसोसिएट होना चाह रहे हैं। आपको फिर मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे अभी भी हमारे घरों में, फैमिलीज़ में लेडीज़ को पहले प्रेफरेंस है, वो डिसाइड करती हैं कि किसके लिए क्या प्रोडक्ट है। और जेंट्स की शेविंग क्रीम से लेके और घर के कुकिंग ऑयल तक और सर्फ एक्सेल तक वो हर प्रेफर करते हैं कि क्या चीज़ है, जो बेस्ट क्या है। सर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली के जब प्रोडक्ट्स आते हैं, जी। अब आप रिटेल की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिलेंगी, बट अब थोड़ा सा भी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं तो आपको एक इजी ऑप्शंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं कि अगर आप ग्रोसरी लेना चाहते हैं तो हर तरह की ग्रोसरी वहाँ अवेलेबल है। आप टॉयलेटरीज लेना चाहते हो, हर तरह की टॉयलेटरीज अवेलेबल है। कॉस्मेटिक्स लेना चाहते हैं तो हर तरह की कॉस्मेटिक्स अवेलेबल है। तो अगर आप क्रॉकरी लेना चाहते हैं तो वहाँ क्रॉकरी भी अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करी उन्होंने, उसी जो करा उसको वहाँ करा प्रोडक्ट को। तो सर अब मान लीजिए किसी की टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट अगर उनके बिजनेस में सिस्टम्स और प्रोसेसेस ही मिस हैं तो उनका एब्सेंस ग्रोथ को कितना इम्पैक्ट कर सकता है? सर काफ़ी हद तक करता है। प्रोसेस तो आप है कि क्या, किसको कैसे कैसे प्रोसेस करेंगे, सिस्टम्स को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना, एक प्रॉपर्ली एक चेक लिस्ट हो जाती है सिस्टम्स को कि स्टेप बाय स्टेप उसको मॉनिटर करते जाइए। अगर आप किसी रिटेलर को विजिट कर रहे हैं मार्केट में तो आप उसको पहले क्या बताएंगे, आप इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन के पास मैंने लास्ट टाइम एक और बताई थी कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, अगर रिटेलर 5 या 10 मिनट के लिए बिजी है तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं करें, आप दूसरी शॉप कर लें। उसके बाद अगर आप आते हैं तो उसके बाद जब आते हैं उसके बाद सबसे पहले उसको अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, उसको वेलकम करते हुए, और अपना फोल्डर दीजिए कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या कर रही है, इसके मैनेजर्स कौन है, इसके फाउंडर्स कौन है, 40 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं, या क्या चीज़ है, और कहाँ से आपने शुरू किया। प्रोडक्ट को उन्होंने ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दीजिए और आज कहाँ लेके आए हैं आज की ज़रूरत के हिसाब से। काफ़ी कुछ तो उसको उसमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। फिर अब जब उसको प्रोडक्ट की रेंज के बारे में बताएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा। ये कंटिन्यूसली एक स्टेप है। आपने उसको विजिट किया, अगर उसने उस दिन आपको ऑर्डर नहीं भी दिया कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे एक प्रोडक्ट पीओपी लगाइए, अब 1-2 पोस्टर्स लगा दीजिए, कुछ बंटिंग्स लगा दीजिए, कुछ स्टिकर्स लगा दीजिए, जिससे कि कस्टमर को आए हाँ यार ये प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है, और वो बात कर सके कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको कल मंगा के देता हूँ या अभी मंगा के दे देता हूँ। तो वो उसको एक्सपोर्ट करता है सर सिस्टम्स। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलेगा, डिस्ट्रीब्यूट की हमने नई शॉप विजिट करी है, इसको आप प्रॉपर्ली अटेंड करो, फ़ोन करो कि सर क्या बात है क्या नहीं है, वो जाके उसको विजिट कर लेगा। वो कहेगा कि नई कंपनी है, वो भी कह सकता है कि मैंने भी कंपनी डील की है, पर ये एक अच्छी कंपनी आई है, मार्जिन भी अच्छा देगी, प्रोडक्ट्स भी अच्छा देगी, और आपको ट्रस्टी प्रोडक्ट है, मैंने घर में यूज़ करके देखा। आप 3-6 पीस रख के देखो। जब 2 लोग उसको करेंगे
तो उसका माइंड मेकअप बनेगा। तीसरा, जब आपने प्रोडक्ट पीओपी लगा दिया और कस्टमर भी आएगा, पूछ लेगा ये प्रोडक्ट आप नया आया क्या, उसको फिर हैमर करेगा। जी। फिर आपको प्रोडक्ट सिर्फ इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो उसका काफ़ी हद तक माइंड मेकअप हो चुका होगा। अगर आपके पास कोई कस्टमर स्कीम्स हैं, ट्रेड स्कीम्स हैं, तो उसको ऑफर करिए। तो सर, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनका बिजनेस उनको लग रहा है कि इस तरह का ग्रो नहीं हो रहा, तो सबसे पहला स्टेप उनको क्या लेना चाहिए? सर, इसके लिए सबसे पहले आपको मेन स्टेप लेना कि उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा ओके। कि हमारा बिजनेस क्यों स्टकअप है, क्या वजह है। और जब आप रूट कॉज पे जाएंगे तो आप पूरी डिटेल लेंगे, बैकअप में ले, रिवर्स में लेंगे कि रिटेलर गया था, उसने विजिट किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सपोर्ट नहीं किया, क्या किया। फिर आपने देखा कहीं प्रोडक्ट में कंप्लेंट आई थी क्या, उसको प्रॉपर्ली अटेंड हुई या नहीं हुई। फिर आप देखेंगे कि जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं, क्या रिटेलर्स को स्कीम्स प्रोवाइड की गई या नहीं की गई, हाइड तो नहीं किया गया, क्या कस्टमर ने या अपना डिस्ट्रीब्यूटर ने मैनिपुलेट तो नहीं किया, वो देखेंगे। फिर देखेंगे क्या कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया, उसकी फीडबैक क्या रही, जिसने कंप्लेंट करी है उसको आप विजिट करेंगे। जब आप विजिट करेंगे तो सबसे पहले आप उसको ऑफर दीजिए कि आपकी कंप्लेंट थी, ये आपका प्रोडक्ट है। ओके। इरिस्पेक्टिव ऑफ उससे कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं करें। नहीं, हमने तो पहले दिया, हम तो इतने साल से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, ये नहीं, हमारा प्रोडक्ट तो इतने सालों से चल रहा है, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, हम घर में यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर्स के साथ आप आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे, सीधा जाके उसको वेलकम करेंगे, थैंक यू सर, आपने हमें बुलाया, ये आपकी रिप्लेसमेंट है। कहेगा मुझे रिप्लेसमेंट तो चाहिए ही नहीं। कस्टमर ये क्यों सर, ये रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं है कि आप हमें कंप्लेंट कर रहे हैं, हम आपको थैंक यू करते हैं कि आपने हमें फीडबैक दी, हमें एक वैल्यूबल फीडबैक मिली जो हमें चाहिए थी मार्केट से। जब आप उसको करेंगे तो कस्टमर आपको एक्चुअली बताएगा कि क्या बात क्या है, जी। रीज़न क्या है। हो सकता है उसके प्रोडक्ट में 10-15 दिन में प्रोडक्ट ख़राब हो गया, उसे यूज़ ही ना किया हो और आपको कंप्लेंट कर रहा है कि ये आपका प्रोडक्ट ख़राब है, ओके। आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना किया हो। बट आप सब बातें ये उनसे नहीं करेंगे, आप उनको समझने की कोशिश करेंगी किस लेवल पे क्यों ऐसा फील हो कि प्रोडक्ट ख़राब है, कहाँ हो गया, प्रोडक्ट खुला रह गया, यूज़ नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ, क्या वजह थी, या पीछे घर में रह गया कहीं पे। ओके। तभी सर जी उनसे बात करेंगे। फिर अपने यहाँ पे आके देखेंगे कि क्या पोजीशन से कैसे कैसे है, क्या है। ओके। तो थैंक यू सो मच सर, एक और वंडरफुल पॉडकास्ट के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मुझे बड़े अच्छे से समझ आया एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी उतने अच्छे से ही समझ आया थैंक होगा। यू सर, मैं खुद को एक अच्छा समझूंगा, अच्छा कि आपको मैं कुछ बता पाया कि आपके यूज़फुल की चीज़ों के लिए। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर।